नमस्कार दोस्तों। प्राचीन भारत लगभग 55,000 वर्ष पहले प्राचीन भारत आधुनिक मानव या होमो सेपियंस अफ्रीका से भारतीय उपमहाद्वीप पहुँचे थे। दक्षिण एशिया में ज्ञात मानव का प्राचीनतम अवशेष 30,000 वर्ष पुराना है। भीमबेटका मध्य प्रदेश की गुफाएं भारत में मानव जीवन का प्राचीनतम प्रमाण है, जो आज भी देखने को मिलता है। प्रथम स्थायी बस्तियों ने 9,000 वर्ष पूर्व शुरू लिया था। 6500 ईसा पूर्व तक आते आते मनुष्य ने खेती करना, जानवरों को पालना तथा घरों का निर्माण करना शुरू कर दिया था, जिसका अवशेष मेहरगढ़ में मिला था, जो कि अभी पाकिस्तान में है। यह धीरे धीरे सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में विकसित हुए, जो कि दक्षिण एशिया की सबसे प्राचीन शहरी सभ्यता। यह 2600 ईसा पूर्व और 1900 ईसा पूर्व के मध्य अपने चरम पर थी। यह वर्तमान में पश्चिम भारत तथा पाकिस्तान में स्थित है। यह मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा और कालीबंगा जैसे शहरों के आसपास केंद्रित थी और विभिन्न प्रकार के निर्वाह पर निर्भर थी। यहाँ व्यापक बाजार तथा शिल्प उत्पादन होता था। 2000 से 500 ईसा पूर्व तक ताम्र पाषाण युग संस्कृत से लौह युग का आगमन हुआ। इसी युग को हिंदू धर्म से जुड़े प्राचीनतम धर्म ग्रंथ वेदों का रचना काल माना जाता है तथा पंजाब तथा गंगा के ऊपरी मैदानी क्षेत्र को वैदिक संस्कृत का निवास स्थान माना जाता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस युग में उत्तर पश्चिमी से भारतीय आर्यन का आगमन हुआ था। इसी अवधि में जाति प्रथा भी प्रारंभ हुई थी। वैदिक सभ्यता में ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में गंगा के मैदानी क्षेत्र तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में छोटे छोटे राज्य तथा उनके प्रमुख मिलकर 16 कुलीन और राजशाही में सम्मिलित हुए, जिन्हें महाजनपद के नाम से जाना जाता है। बढ़ते शहरीकरण के बीच दो अन्य स्वतंत्र अवैदिक धर्मों का उदय हुआ। महावीर के जीवन काल में जैन धर्म अस्तित्व में आया। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित बौद्ध धर्म ने मध्यम वर्ग के अनुयायियों को छोड़ अन्य सभी वर्ग के लोगों को आकर्षित किया। इसी काल में भारत का इतिहास लेखन प्रारंभ हुआ। बढ़ती शहरी संपदा के युग में दोनों धर्मों ने त्याग को एक आदर्श माना और दोनों ने लंबे समय तक चलने वाली मठ परंपराओं की स्थापना की। राजनीतिक रूप से 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक मगध साम्राज्य ने अन्य राज्यों को अपने अंदर मिलाकर मौर्य साम्राज्य के रूप में उभरा। मगध ने दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों को छोड़कर पूरे भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, लेकिन कुछ अन्य प्रमुख बड़े राज्यों ने इसके प्रमुख क्षेत्रों को अलग कर लिया। मौर्य राजाओं को उनके साम्राज्य की उन्नति के लिए तथा उच्च जीवन स्तर के लिए माना जाता है, क्योंकि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की स्थापना तथा शस्त्र मुक्त सेना का निर्माण किया। 180वीं ईस्वी के आरंभ से मध्य एशिया से कई आक्रमण हुए, जिनके परिणाम स्वरूप उत्तर भारतीय उपमहाद्वीप में यूनानी, शक, पारथी और अंततः कुषाण राजवंश स्थापित हुए। 3री शताब्दी के आगे का समय, जब भारत पर गुप्त वंश का शासन था, भारत का स्वर्णिम काल कहलाया। तमिल के संगम साहित्य के अनुसार ईसा पूर्व 200 से 200 ईस्वी तक दक्षिण प्रायद्वीप पर चेर राजवंश, चोल राजवंश तथा पांड्य राजवंश का शासन था, जिन्होंने बड़े स्तर पर भारत और रोम के व्यापारिक संबंध और पश्चिम और दक्षिण पूर्व एशिया के साम्राज्यों के साथ व्यापार किया। 4वीं-5वीं शताब्दी के बीच गुप्त साम्राज्य ने बृहद गंगा के मैदानी क्षेत्र में प्रशासन तथा कर निर्धारण की एक जटिल प्रणाली बनाई। यह प्रणाली बाद के भारतीय राज्यों के लिए एक आदर्श बन गई। गुप्त साम्राज्य में शक्ति पर आधारित धर्म का प्रचलन हुई। विज्ञान, कला, साहित्य, गणित, खगोल शास्त्र, प्राचीन औद्योगिकी, धर्म तथा दर्शन इन्हीं राजाओं के शासनकाल में फले फूले, जो शास्त्रीय संस्कृत में रचा गया। मध्यकालीन भारत 600 से 1200 के बीच का समय क्षेत्रीय राज्यों में
क्षेत्रीय राज्यों में सांस्कृतिक उत्थान के युग के रूप में जाना जाता है। कन्नौज के राजा हर्ष ने 606 से 647 तक गंगा के मैदानी क्षेत्र में शासन किया तथा उसने दक्षिण में अपने राज्य का विस्तार करने का प्रयास किया, किंतु दक्कन ने चालुक्यों ने उसे हरा दिया। उसके उत्तराधिकारी ने पूर्व की ओर राज्य का विस्तार करना चाहा, लेकिन बंगाल के पाल शासकों ने उसे हारना पड़ा। बंगाल के पाल शासकों से उसे हारना पड़ा। जब चालुक्यों ने दक्षिण की ओर विस्तार करने का प्रयास किया तो पल्लवों ने उन्हें पराजित कर दिया, जिनका सुदूर दक्षिण में पांड्यों तथा चोलों द्वारा उनका विरोध किया गया था। इस काल में कोई भी शासक एक साम्राज्य बनाने में सक्षम नहीं था और लगातार मूल भूमि की तुलना में दूसरे क्षेत्र की ओर आगे बढ़ने का क्रम जारी था। इस अवधि में नए शासन के कारण जाति में बांटे गए सामान्य कृषकों के लिए कृषि करना और सहज हो गया। जाति व्यवस्था के परिणाम स्वरूप स्थानीय मतभेद होने लगे। 6वीं और 7वीं शताब्दी में पहली भक्ति भजन तमिल भाषा में बनाया गया था। पूरे भारत में उनकी नकल की गई और हिंदू धर्म के पुनरुत्थान और इनसे उपमहाद्वीप की सभी आधुनिक भाषाओं के विकास का नेतृत्व किया। राजघरानों ने लोगों को राजधानी की आकर्षित किया। शहरीकरण के साथ शहरों में बड़े स्तर पर मंदिरों का निर्माण। दक्षिण भारत की राजनीतिक और सांस्कृतिक व्यवस्था का प्रभाव दक्षिण एशिया के देशों म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया और जावा में देखा जा सकता है। 10वीं शताब्दी के बाद घुमंतू वंशों ने जातीय तथा धर्म द्वारा संगठित तेज घोड़ों से युक्त बड़ी सेना के द्वारा उत्तर पश्चिमी मैदानों पर बार बार आक्रमण किया। अंततः 1206 इस्लामिक दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। उन्हें उत्तर भारत को अधिक नियंत्रित करना था तथा दक्षिण भारत पर आक्रमण करना था। भारतीय कुलीन वर्ग के विघटनकारी सल्तनत ने बड़े पैमाने पर गैर मुस्लिम को स्वयं के रीति रिवाजों पर छोड़ दिया। 13वीं शताब्दी में मंगोलों द्वारा किए गए विनाशकारी आक्रमण से भारत की रक्षा की सल्तनत के पतन के कारण स्वशासित विजयनगर साम्राज्य का मार्ग प्रशस्त हुआ। एक मजबूत शैव परंपरा और सल्तनत की सैन्य तकनीक पर निर्माण करते हुए साम्राज्य ने भारत के विशाल भाग पर शासन किया और इसके बाद लंबे समय तक दक्षिण भारतीय समाज को प्रभावित किया।